चैप्टर 21। वह काला लड़का जिसे मालविहन ने उसके लौटने तक वहीं रहने के निर्देश के साथ मैदान में उसका इंतजार करते हुए छोड़ा था, 1 घंटे तक पेड़ के नीचे दुबका बैठा रहा, जब वह अचानक अपने पीछे एक शेर की खांसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मौत के डर से पैदा हुई तेजी के साथ लड़का पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और एक पल बाद जानवरों का राजा मैदान में घुस गया और एक मृग के शव के पास पहुंचा, जिसे अब तक लड़के ने नहीं देखा था। दिन के उजाले तक जानवर चरता रहा, जबकि काला आदमी नींद से बेहाल अपने बसेरे से चिपका रहा, ये सोचते हुए कि उसके मालिक और 2 टिट्टुओं का क्या हुआ होगा। वह 1 साल से मालविहन के साथ था और इसलिए वह गोरे के चरित्र से काफी परिचित था। उसके ज्ञान ने उसे तुरंत यह विश्वास दिला दिया कि उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया था। मालविहन के बाकी अनुयायियों की तरह ये लड़का भी अपने मालिक से दिल से नफरत करता था। डर ही एकमात्र बंधन था जो उसे गोरे आदमी से जुड़े रखता था। उसकी वर्तमान असहज स्थिति ने उसकी नफरत की आग में घी डालने का काम किया। जैसे ही सूरज उगता है, शेर जंगल में वापस चला जाता है और काला आदमी अपने पेड़ से उतरकर वापस अपने शिविर की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसके आदिम मस्तिष्क में बदला लेने के लिए कई तरह की शैतानी योजनाएं घूम रही थीं, लेकिन जब परीक्षा का समय आया और उसका सामना एक प्रमुख जाति से हुआ, तो वह उन्हें लागू करने का साहस नहीं कर पाया। समाशोधन स्थल से 1 मील दूर उसे 2 टिट्टुओं के निशान मिले जो उसके रास्ते को समकोण पर पार कर रहे थे। काले आदमी की आंखों में एक चालाक नजर आई। वह जोर से हंसा और अपनी जांघों पर थपकी दी। नीग्रो लोग अथक गपशप करते हैं, जो निश्चित रूप से यह कहने का एक घुमावदार तरीका है कि वे इंसान हैं। मालविहन के लड़के भी इस नियम के अपवाद नहीं थे और चूंकि उनमें से कई पिछले 10 सालों में कई बार उसके साथ रहे थे, इसलिए अफ्रीकी जंगलों में उसके कामों और जीवन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सीधे या सुनी सुनाई बातों से उन सभी को पता न हो। और इसलिए अपने मालिक और उसके पिछले कई कामों को जानते हुए, मालविहन और बेनिस की योजनाओं के बारे में भी बहुत कुछ जानते हुए, जो उसने या दूसरे नौकरों ने सुनी थी, और मुखियाओं की गपशप से अच्छी तरह से जानते हुए कि मालविहन के दल के आधे लोग दूर पश्चिम में बड़ी नदी के किनारे शिविर में थे, लड़के के लिए 2 और 2 को जोड़कर 4 पर पहुंचना मुश्किल नहीं था। 4 का मतलब था कि उसका दृढ़ विश्वास कि उसके मालिक ने दूसरे गोरे आदमी को धोखा दिया है और उसकी औरत को अपने पश्चिमी शिविर में ले गया है, और दूसरे को बड़े बवाना के हाथों पकड़े जाने और सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया है, जिससे सभी डरते थे। फिर से लड़के ने अपने बड़े सफ़ेद दांतों की पंक्तियां दिखाईं और जोर से हंसा। फिर वह उत्तर की ओर अपना रास्ता फिर से शुरू कर दिया, एक दृढ़ चाल से यात्रा करते हुए जिसने आश्चर्यजनक तेजी से मीलों को खा लिया। स्वीडन के शिविर में माननीय मोरिसन ने घबराहट, आशंका, संदेह और भय की लगभग नींद रहित रात बिताई थी। सुबह होते होते वह पूरी तरह थककर सो गया था। यह मुखिया ही था जिसने सूर्योदय के कुछ समय बाद उसे जगाया और याद दिलाया कि उन्हें तुरंत उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। बेन्स पीछे रह गया। वह हैंसन और मेरीन का इंतजार करना चाहता था। मुखिया ने उसे आवारागर्दी में छिपे खतरे के बारे में बताया। वो व्यक्ति अपने मालिक की योजनाओं को अच्छी तरह से जानता था और समझ गया था कि उसने बिग बवाना के क्रोध को भड़काने के लिए कुछ किया है, और अगर वे बिग बवाना के देश में पकड़े गए तो यह उन सभी के लिए बुरा होगा। इस सुझाव पर बेन्स घबरा गया। क्या होगा अगर बिग बवाना, जैसा कि मुखिया उसे पुकारता था, ने हैंसन को उसके नापाक काम में चौंका दिया होता? क्या वह सच्चाई का अनुमान नहीं लगा सकता था और संभवतः उसे पकड़ने और दंडित करने के लिए पहले से ही मार्च पर नहीं होता? बेन्स ने अपने मेजबान के बारे में बहुत सुना था कि वह बड़े और छोटे अपराधियों को दंडित करने का संक्षिप्त तरीका अपनाता था, जो उसकी जंगली छोटी दुनिया के कानूनों या रीति रिवाजों का उल्लंघन करते थे, जो बाहरी प्राचीर से परे थी, जिसे लोग सीमा कहते हैं। इस जंगली दुनिया में जहां कोई कानून नहीं था, बिग बवाना खुद और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून था। ये भी अफवाह थी कि उसने एक गोरे आदमी से मौत की सजा दिलवाई थी, जिसने एक देशी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस गपशप को याद करके बेन्स कांप उठा, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसका मेजबान उस आदमी से क्या सजा लेगा जिसने उसके युवा गोरे वार्ड को चुराने की कोशिश की थी।
इस विचार ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। हाँ, उसने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। क्या तुम उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता जानते हो? मुखिया ने ऐसा ही किया और उसने सफारी को आगे बढ़ाने में कोई समय नहीं गंवाया। दोपहर का समय था जब एक थका हुआ और पसीने से लथपथ धावक धीरे धीरे चल रहे छोटे से स्तंभ से आगे निकल गया। उस आदमी का उसके साथियों ने स्वागत किया, जिन्हें उसने अपने मालिक की हरकतों के बारे में जो कुछ भी पता था और अनुमान लगाया था, वह सब बताया, ताकि पूरी सफारी को इस मामले की जानकारी हो जाए। इससे पहले कि बेंस, जो स्तंभ के शीर्ष के करीब मार्च करता था, तक पहुंचता और उस काले लड़के की वास्तविकताओं और कल्पनाओं से परिचित होता जिसे मालवेहन ने पिछली रात समाशोधन में छोड़ दिया था। जब माननीय मॉरिसन ने लड़के की सारी बातें सुनी और महसूस किया कि व्यापारी ने उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसके द्वारा वह स्वयं मीरीम को अपने कब्जे में ले सकता था, तो उसका खून क्रोध से गर्म हो गया और वह लड़की की सुरक्षा के लिए आशंका से कांप उठा। ये कि दूसरे ने उससे भी बदतर काम करने की योजना नहीं बनाई थी, किसी भी तरह से दूसरे के अपराध की भयावहता को कम नहीं करता था। पहले तो उसे यह नहीं लगा कि उसने मीरीम के साथ उतना ही गलत किया होगा जितना उसने सोचा था कि हैंसन ने उसके साथ गलत करने की योजना बनाई थी। अब उसका गुस्सा एक ऐसे व्यक्ति के गुस्से से ज्यादा था जो अपने ही खेल में हार गया और वो पुरस्कार छीन लिया गया जिसे उसने पहले से ही अपना मान रखा था। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ गया है? उसने अश्वेत से पूछा। हाँ, बवाना, लड़के ने उत्तर दिया। वो बड़ी अफी के पास दूसरे शिविर में चला गया है जो डूबते सूरज की ओर दूर तक बहती है। क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? बेंस ने पूछा। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ उसे अपने नफरत करने वाले बवाना से बदला लेने का एक तरीका दिखाई दिया और साथ ही बड़े बवाना के क्रोध से बचने का भी, जिसके बारे में सभी को यकीन था कि वो उत्तर दिशा की सफारी के बाद सबसे पहले उसका पीछा करेगा। माननीय मॉरिसन ने पूछा, क्या आप और मैं अकेले उसके शिविर तक पहुंच सकते हैं? हाँ, बवाना, अश्वेत ने आश्वासन दिया। बेंस मुखिया की ओर मुड़ा। अब वह हैंसन की योजनाओं से परिचित था। वो समझ गया कि वो उत्तरी शिविर को जितना संभव हो सके बिग बवाना के देश की उत्तरी सीमा की ओर क्यों ले जाना चाहता था। इससे उसे पश्चिमी तट की ओर भागने के लिए अधिक समय मिल जाएगा, जबकि बिग बवाना उत्तरी टुकड़ी का पीछा कर रहा था। खैर, वो उस आदमी की योजनाओं का अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा। उसे भी अपने मेजबान के चंगुल से बाहर रहना होगा। आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके उत्तर की ओर ले जा सकते हैं, उसने मुखिया से कहा। मैं वापस आऊंगा और बिग बवाना को पश्चिम की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। नीग्रो ने घुराघुराहट के साथ सहमति जताई। वो इस अजीब श्वेत व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहता था जो रात में डरता था। उसे बिग बवाना के कामुकयोद्धाओं की दया पर कम रहना था, जिनके और उसके लोगों के बीच लंबे समय से खूनी दुश्मनी थी, और वो अपने बहुत ही घृणित स्वीडिश मालिक को छोड़ने के लिए एक वैध बहाने के रूप में सौदेबाजी से बहुत खुश था। वो उत्तर और अपने देश के लिए एक रास्ता जानता था जो गोरे लोगों को नहीं पता था, एक शुष्क पठार के पार एक छोटा रास्ता जहां पानी के गड्ढे थे जिनके बारे में श्वेत शिकारी और खोजकर्ता जो समय समय पर शुष्क देश के किनारे से गुजरते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। वो बिग बवाना से बच भी सकता था अगर वह उनका पीछा करता, और अपने दिमाग में इस विचार को सबसे ऊपर रखते हुए उसने मालवेहन की सफारी के अवशेषों को व्यवस्थित किया और उत्तर की ओर बढ़ गया। और दक्षिण पश्चिम की ओर काले लड़के ने माननीय मोरिसन बेनेस को जंगलों में ले जाया। कोराक ने कैंप के आसपास प्रतीक्षा की। माननीय मोरिसन को तब तक देखा जब तक कि सफारी उत्तर की ओर नहीं चली गई। फिर यह आश्वस्त होने पर कि युवा अंग्रेज मीरीम से मिलने के लिए गलत दिशा में जा रहा है, उसने उसे छोड़ दिया और धीरे धीरे उस स्थान पर वापस आ गया जहां उसने उस लड़की को देखा था जिसके लिए उसका दिल तरस रहा था, किसी और की बाहों में। मीरीम को जीवित देखकर वह इतना खुश था कि एक पल के लिए भी उसके मन में ईर्ष्या का कोई विचार नहीं आया। बाद में ये विचार आए थे, काले खूनी विचार जो माननीय मॉरिसन के शरीर को सिहरन पैदा कर देते। क्या उसे अंदाजा था कि ये विचार उस जंगली प्राणी के दिमाग में घूम रहे थे जो जंगल के विशालकाय पेड़ की शाखाओं के बीच चुपके से रेंग रहा था जिसके नीचे वह
हैंसन और लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। और घंटों बीतने के साथ ही वह शांत चिंतन करने लगा, जिसमें उसने खुद को उस सलीकेदार कपड़े पहने अंग्रेज सज्जन के सामने तौला और पाया कि वह कमी महसूस कर रहा था। दूसरे आदमी की तुलना में उसके पास उसे देने के लिए क्या था? दूसरे ने जो जन्मसिद्ध अधिकार सुरक्षित रखा था, उसके सामने उसका गंदगी भरा खाना क्या था? वह कैसे हिम्मत कर सकता था कि नंगा और अस्त व्यस्त होकर उस सुंदर लड़की के पास जाए जो कभी उसकी जंगल साथी थी, और वह प्रस्ताव रखे जो उसके मन में तब आया था जब उसे अपने प्यार का एहसास हुआ था। वह कांप उठा जब उसने सोचा कि उसके प्यार ने उस मासूम लड़की के साथ कितना बड़ा अन्याय किया होगा अगर वह मौका न होता जिसने उसे उससे पहले ही छीन लिया होता। निस्संदेह अब वह जानती थी कि उसके मन में क्या खौफ था। निस्संदेह वह उससे नफरत और घृणा करती थी, जैसे वह खुद से नफरत और घृणा करता था जब उसने अपने दिमाग को इस बारे में सोचने दिया था। उसने उसे खो दिया था। जब उसने उसे मरा हुआ समझा था, तब वो निश्चित रूप से खोई हुई नहीं थी, बल्कि अब वह वास्तविकता में खोई हुई थी, क्योंकि उसने उसे जीवित देखा था, एक ऐसे परिष्कार के वेश में जी रही थी जिसने उसे रूपांतरित और पवित्र बना दिया था। वह पहले उससे प्यार करता था, अब वह उसकी पूजा करता था। वह जानता था कि अब वह उसे कभी पा नहीं सकता, लेकिन कम से कम वह उसे देख तो सकता था। दूर से वह उसे देख सकता था। शायद वह उसकी सेवा भी कर सकता था, लेकिन उसे कभी यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि उसने उसे पा लिया है या वह जीवित है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी उसके बारे में सोचती है, क्या वे खुशनुमा दिन जो उन्होंने साथ में बिताए थे, कभी उसके दिमाग में नहीं आते। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, और फिर भी ये भी लगभग उतना ही अविश्वसनीय लग रहा था कि यह खूबसूरत लड़की वही अस्त व्यस्त, अर्धनग्न, छोटी सी प्रेत थी जो पेड़ों की शाखाओं के बीच फुर्ती से उछलती कूदती थी जब वे अतीत के आलसी, खुशनुमा दिनों में दौड़ते और खेलते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी याददाश्त में उसके नए रूप की तुलना में अतीत की अधिक यादें हों। यह एक उदास कोराक था जो मैदान के किनारे के पास जंगल में खड़ा होकर अपनी मरियम के आने का इंतजार कर रहा था, वह मरियम जो कभी नहीं आई। लेकिन एक और आया, खाकी वर्दी पहने एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी, जो काली योद्धाओं की एक काली टोली का मुखिया था। उस आदमी के चेहरे पर सख्त, कठोर रेखाएं थीं और उसके मुंह और आंखों पर दुख के निशान गहरे थे, इतने गहरे कि उसके चेहरे पर क्रोध के भाव उन्हें मिटा नहीं पाए। कोराक ने उस आदमी को अपने नीचे से गुजरते देखा, जहां वह उस बड़े पेड़ में छिपा था जिसने उसे उस छोटे से मैदान के किनारे पर शरण दी थी। उसने उसे आते देखा और वह उसके ऊपर कठोर, जमे हुए और पीड़ित होकर बैठ गया। उसने उसे अपनी गहरी आंखों से जमीन को खोजते हुए देखा, और वह बस वहां बैठा रहा और अपनी आंखों से देखता रहा जो उसकी नज़र की तीव्रता से चमक रही थीं। उसने उसे अपने आदमियों को संकेत देते हुए देखा कि वो उस जगह पर आ गया है जिसे वह ढूंढ रहा था, और उसने उसे उत्तर की ओर जाते हुए देखा, और फिर भी कोराक एक खुदी हुई मूर्ति की तरह बैठा रहा, जिसका दिल मूक दुख में लहूलुहान था। 1 घंटे बाद कोराक धीरे धीरे दूर चला गया, पश्चिम की ओर जंगल में वापस। वह बेसुध होकर चला गया, सिर झुकाए और कंधे झुकाए, एक बूढ़े आदमी की तरह जिसने अपनी पीठ पर बहुत दुख का बोझ ढोया हुआ था। बेंस अपने काले गाइड का अनुसरण करते हुए घने झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए घोड़े की गर्दन पर झुके हुए आगे बढ़े, या अक्सर वो वहां उतर गए जहां निचली शाखाएं जमीन के इतने करीब थीं कि वह काठी में नहीं रह सकते थे। काला गाइड उन्हें सबसे छोटा रास्ता दिखा रहा था, जो एक घुड़सवार के लिए बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं था, और पहले दिन की यात्रा के बाद युवा अंग्रेज को अपने घोड़े को छोड़ना पड़ा और अपने फुर्तीले गाइड का पूरी तरह से पैदल ही अनुसरण करना पड़ा। मार्च के लंबे घंटों के दौरान माननीय मॉरिसन के पास सोचने के लिए बहुत समय था, और जैसे जैसे वह स्वीडिश के हाथों में रीम के संभावित भाग्य की कल्पना करता गया, उस आदमी के प्रति उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। लेकिन जल्द ही उसे इस तथ्य का एहसास हुआ कि उसकी अपनी ही नीच योजनाओं ने लड़की को इस भयानक संकट में डाल दिया था, और अगर वह हैंसन से बच भी जाती तो भी उसके लिए उसके साथ कुछ बेहतर नहीं होता। इसके साथ ही उसे यह एहसास भी हुआ कि मेरिम उसके लिए उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कीमती थी।
पहली बार उसने उसकी तुलना अपने परिचितों की दूसरी महिलाओं से करना शुरू किया, जन्म और पद की महिलाओं से, और लगभग अपने आश्चर्य से उसने पाया कि तुलना करने पर वह युवा अरब लड़की उनसे कम पीड़ित थी। और फिर हैंसन से नफरत करने से वह खुद को घृणा और घृणा से देखने लगा, खुद को और अपने विश्वासघाती कृत्य को उनकी सभी घृणितता में देखने लगा। इस प्रकार नग्न सत्य की श्वेत गर्मी के बीच शर्म की भट्टी में उस आदमी के मन में उस लड़की के लिए जो जुनून था, जिसे वह अपने से सामाजिक रूप से कमतर समझता था, वह प्यार में बदल गया। और जैसे जैसे वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, उसके भीतर उसके नवजात प्रेम के साथ साथ एक और महान जुनून जल रहा था। नफरत का जुनून उसे बदला लेने के लिए उकसा रहा था। आराम और विलासिता का प्राणी होने के कारण उसे कभी भी उन कठिनाइयों और यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ा था जो अब उसके लिए निरंतर साथी बन गई थीं। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर खरोंच गया था और खून बह रहा था। उसने अश्वेत को और अधिक गति के लिए प्रेरित किया, हालांकि हर दर्जन कदम के बाद वह खुद थकावट से गिर जाता था। ये बदला था जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और यह भावना कि अपने दुख में वह आंशिक रूप से उस बड़ी गलती का प्रायश्चित कर रहा था जो उसने उस लड़की के साथ की थी जिसे वह प्यार करता था, क्योंकि उसे उस भाग्य से बचाने की आशा कभी अस्तित्व में नहीं थी जिसमें उसने उसे फंसा दिया था। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। यह विचार उसके साथ साथ चल रहा था। बहुत देर हो चुकी है। बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बदला लेने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। इसने उसे जगाए रखा। केवल जब अंधेरा इतना हो जाता कि दिखाई न दे, वह रुकने की अनुमति देता। दोपहर में 1 दर्जन बार उसने थके हुए गाइड को तुरंत मौत की धमकी दी थी जब उसने आराम करने पर जोर दिया था। वह व्यक्ति भयभीत था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात को अंधेरे में डरे हुए गोरे व्यक्ति में अचानक क्या उल्लेखनीय परिवर्तन आ गया था। अगर उसे अवसर मिलता तो वह इस भयानक मालिक को छोड़ देता, लेकिन बेंस ने अनुमान लगाया कि दूसरे के मन में भी ऐसा ही कुछ विचार हो सकता है, और इसलिए उसने उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। वह दिन में उसके करीब रहता था और रात में उसे उस खुरदरे कांटेदार झाड़ी में छूकर सोता था जिसे उन्होंने घूमते हुए मांसाहारी जानवरों से थोड़ी सुरक्षा के लिए बनाया था। ये कि माननीय मॉरिसन जंगली जंगल के बीच में सो सकते थे, यह इस बात का पर्याप्त संकेत था कि पिछले 24 घंटों में उनमें काफी बदलाव आया था, और यह कि वे एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति के बगल में लेट सकते थे जो बहुत सुगंधित नहीं था, यह उनके भीतर लोकतंत्र की संभावनाओं को दर्शाता था जो अभी तक अकल्पनीय थी। सुबह होते होते वह अकड़ गया, लंगड़ा हो गया और दर्द से कराहने लगा, लेकिन फिर भी वह हैंसन का पीछा करने के लिए जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। अपनी राइफल से उसने एक छोटी सी नदी के किनारे एक हिरन को मार गिराया जब वे बिना नाश्ता किए शिविर से बाहर निकले। अनिच्छा से उसने उन्हें खाना पकाने और खाने के लिए रुकने की अनुमति दी, और फिर पेड़ों, लताओं और झाड़ियों के जंगल से होते हुए फिर से आगे बढ़ गया। और इसी बीच कोराक धीरे धीरे पश्चिम की ओर भटकता हुआ हाथी तांतोर के निशान पर आ गया, जिसे उसने जंगल की गहरी छाया में चरते हुए पकड़ लिया। अकेला और दुखी बंदर आदमी अपने विशाल मित्र की संगति से खुश था। स्नेहपूर्वक घुमावदार सूंड ने उसे घेर लिया और वह शक्तिशाली पीठ की ओर झूल गया, जहां पहले भी वह कई बार लेटा हुआ था और लंबी दोपहर के सपने देखता था। दूर उत्तर में बिग बवाना और उसके काले योद्धा भागते हुए सफारी के रास्ते पर दृढ़तापूर्वक चिपके हुए थे, जो उन्हें उस लड़की से और दूर ले जा रहा था जिसे वे बचाना चाहते थे, जबकि बंगले पर वह महिला जो मेरीम से ऐसे प्यार करती थी जैसे वह उसकी अपनी हो, बेसब्री और दुख के साथ बचाव दल और उस लड़की के लौटने का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में उसे यकीन था कि उसका अजेय स्वामी और मालिक उसे अपने साथ वापस ले आएगा।